नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म के अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज की जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनके थ्रू हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मटेरियल के बारे में जान सकते हैं कि वो किस तरह का है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो पहली टर्म है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, कि वो कितना परमिएबल है कोई भी मटेरियल। तो ये वो एबिलिटी है किसी भी मटेरियल की जो परमिट करता है कि कितना परमिट करेगा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो उसके अंदर से वो गुजर सके, यानी कि कितना पाथ वो देता है, कितना परमिट करता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कि वो उसके अंदर से गुजर सके। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए ये मटेरियल है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो वो इसको कितना पास कर सकता है अपने अंदर से, तो वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी इस मटेरियल की। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की, किसी भी मटेरियल की। अब रिलेटिव यानी कि हमें एक रेफरेंस इसके अंदर लेना पड़ेगा, रिलेटिव की बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हमारे पास क्या होगी, ये रेशो होगी दो चीजों का, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया इन दैट मटेरियल ले लीजिए, या कोई फिर स्पेसिफिक मीडियम ले लीजिए, to the number of magnetic field line per unit area that would be present if the medium is replaced by vacuum। यहाँ पर आप दो चीजें ले सकते हैं, या तो कोई मटेरियल ले लिया आपने या कोई मीडियम ले लिया, कोई स्पेसिफिक मीडियम, और वहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को देखा कितनी पास कर रही हैं किसी स्पेसिफिक मटेरियल से या स्पेसिफिक मीडियम से। और अगर आप इस मटेरियल या फिर इस मीडियम को रिप्लेस कर देते हैं वैक्यूम के साथ, और वहां पर आप देखते हैं जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं पर यूनिट एरिया जो पास कर रही हैं उनको देखते हैं, तो वो आ जाती है हमारी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आप इसको लिख सकते हैं म्यू आर इक्वल टू बी बाय बी नॉट, और इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होते, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नो डायमेंशन। और इसी तरह से अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी की आप दूसरी डेफिनेशन देखें, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप यहाँ पर म्यू आर को ऐसे लिख सकते हैं म्यू बाय म्यू नॉट। तो यहाँ पर जो म्यू नॉट है इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, वो क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, ये इसकी यूनिट होती हैं। तो म्यू आर को इस तरह से भी आप डिनोट कर सकते हैं। म्यू नोट जैसे कि हमने बात की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस की है। अब अगर आप ऐसा यूनिट निकालना चाहते हैं परमिएबिलिटी की यानी कि म्यू की, तो म्यू हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ से ये हो जाता है म्यू आर इंटू म्यू नोट। अब जैसा कि म्यू आर क्या हमने डिस्कस किया था कि कोई भी डायमेंशन नहीं है, अगर इसकी यूनिट निकालनी हो तो जो म्यू ओ की यूनिट है जैसे वेबर पर एम्पियर मीटर, वही इसकी यूनिट होंगी। तो अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें परमिएबिलिटी की यानी कि म्यू की, तो वो हमारे पास आ जाती हैं वेबर पर एम्पियर और मीटर। यही है A-1 M-1 लिख लेते हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास 1 टेस्ला जो होता है वो हमारा 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, इसके बराबर। और यहाँ से हम 1 वेबर की वैल्यू को निकाल लेते हैं। 1 वेबर ये किसके बराबर आ जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर का स्क्वायर। तो इस वेबर की वैल्यू को हम कहां पर पुट कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास टेस्ला इंटू मीटर का स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास पर एम्पियर मीटर है। अब यहाँ मीटर स्क्वायर है या यहाँ मीटर है, तो ये क्या आ जाएगा TM⁻⁻1। तो ये जो यूनिट बनेगी ये बनेगी एसआई यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी। तो इस तरह से जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है उसको आप समझ सकते हैं, और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को इस तरह से हम जान सकते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी उसको बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड भी हम उसको बोलते हैं। तो ये क्या है, तो इसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी लोरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। लोरेंट्ज फोर्स इक्वेशन हमारे पास क्या थी, F इक्वल टू, अगर आपके याद हो, Q नॉट V क्रॉस B, यही थी। इसके अंदर क्या था कि एक जो चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज मूव करता था विद वेलोसिटी v हम लेते थे, और कहां पर मूव करता था, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो दोनों परपेंडिकुलर हम लेते थे उनके बीच में, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता था। तो वही इक्वेशन जो है यहाँ पर हमने लिखी है।
ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं तो एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू नॉट वी बी साइन थीटा, यही आएगा ना, क्योंकि क्रॉस है साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर हम थीटा को एंगल ले लेते हैं 90 डिग्री, थीटा को एंगल हमने लिया 90 डिग्री, क्यू नॉट को हम पुट कर देते हैं 1 और v को भी हम पुट कर देते हैं 1, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, साइन 90 भी 1 हो गया, f इक्वल टू किसके आ गया, b के। b यानी कि जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी बात कर रहे हैं b की, तो यहाँ पर b किसके बराबर आया, f के बराबर आ गया, इस फोर्स के बराबर आ गया। तो यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास निकली है, इसको ही हम डेफिनेशन की फॉर्म में लिख देंगे। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, v हमने 1 लिया था, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि थीटा हमने 90 डिग्री लिया था। तो ये जो होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन निकल कर आ जाती है। लोरेंट्ज फोर्स इक्वेशन का हमने यहाँ पर यूज किया है, तो ये आपके समझ आई। अब यहाँ पर अगर SI यूनिट की बात करें, जो SI यूनिट होगी B की, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो होगी हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये होती है। और इसको आप टेस्ला भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था 1 टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। और अगर ये तो SI यूनिट है, अगर हम CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट इसकी होती है गोज, तो वो होगी, हम अगर इसको लिखेंगे गोज, GAUSS। और ये जो गोज होता है, अगर हम 1 गोज की बात करें तो वो हमारे पास होता है टेस्ला की फॉर्म में 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो ये जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 गोज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो ये हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन कह लीजिए, फ्लक्स डेंसिटी कह लीजिए, और फिर मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की। इसको हम डिनोट करते हैं H से, तो हम यहाँ पर H लिख देते हैं। It is the degree to which a magnetic field can magnetize a material is represented in terms of magnetizing intensity और force। जितनी ज्यादा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ये कहना चाहते हैं। जितनी कम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होगी या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगी उतना कम हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मटेरियल जो भी हम चूज करेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक टोरॉइड सोलेनोइड ले लेते हैं। यहाँ पर ये हमने ले लिया, उसके ऊपर ये हमने नंबर ऑफ टर्न्स ले रखी हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं, कोई भी एक लेंथ आप मान लें पर यूनिट लेंथ, उसको L हम ले लेते हैं। और उसके अंदर मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ टर्न्स है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसी लेंथ के अंदर इस पर यूनिट लेंथ में, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पर यूनिट लेंथ। तो n क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हमने ले लिया। I जो हो गया, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो वो I हमने ले लिया। तो ये हो गया जो करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जो है रिंग की फॉर्म में हमने ले रखा है, तो रिंग की फॉर्म में इसके अंदर जो है कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल ले रखा है हमने, यानी कि जो ये कोयल जो लपेटी हुई है एक मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर लपेटी हुई है, तो वहां से I जो है करंट फ्लो कर रहा है। अब जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, जो मैग्नेटिक इंडक्शन है इस फील्ड का, जो इस मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जो टोरॉइडल सोलेनोइड हमने लिया, तो वो क्या होगा, B इक्वल टू हम उसको लिखेंगे म्यू NI, यही है। N हमें पता है क्या है, I हमें पता है, म्यू क्या होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, वो चीज। अब जो ये हमने पहले पढ़ा था टोरॉइड के केस में, ये रिलेशन भी हमने पढ़ी थी। अब ये जो NI है, ये जो है NI, इसको हम लिख सकते हैं H, यानी कि जो प्रोडक्ट है नंबर ऑफ टर्न्स का और जो करंट फ्लोइंग है जो इस टोरॉइड से जा रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम H लिख सकते हैं। और ये जो H होगी, ये क्या होगी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जो इस मटेरियल के अंदर इसको मैग्नेट जो बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि वो चीज। तो ये H है, तो यहाँ पर B क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू H आ जाएगा। यहां से आप B को म्यू H के बराबर निकाल सकते हैं।
और यहाँ जो H है वो किसके बराबर आया हमारे पास Ni के बराबर, तो H आ गया हमारे पास N इंटू आई के बराबर। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन एक और बना सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटाइजिंग फोर्स का वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ जो एम्पियर टर्न है फ्लोइंग जो इस राउंड यूनिट लेंथ जो भी आपने ली ऑफ टोरॉइडल सोलेनोइड की टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इंडक्शन बी, तो वो चीज जो है H की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास N इंटू आई, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम समझेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को। और यहाँ पर हम एक और टर्म को समझ सकते हैं, अगर इस टोरॉइडल सोलेनोइड के बीच में इनसाइड द टोरॉइडल सोलेनोइड, अब तो हमने मटेरियल ले रखा है कोई, इसलिए यहाँ पर म्यू इंटू एच लिखा, अगर इसके बीच में फ्री स्पेस हो, मटेरियल ना हो, सिर्फ फ्री स्पेस हो, सिर्फ कोयल्स हो इस तरह से टोरॉइड की फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो ये जो है रिलेशन हमारी बन जाएगी अगर फ्री स्पेस है टोरॉइड के बीच में। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है हमारी इस तरह से आप शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो म्यू नोट है ये क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। और एसआई यूनिट की बात करें, इसकी जो एसआई यूनिट होगी एच की, इस एच की बात कर रहे हैं, वो होगी हमारी एम्पियर टर्न जो बाय मीटर। तो ये भी ध्यान रखना है, जो एम्पियर टर्न बाय मीटर जो है इसकी एसआई यूनिट होगी। तो इसको हम डेफिनेशन के रूप में भी देख लेते हैं कि ये B इक्वल टू म्यू एच है क्या और ये B नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच है क्या। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या था, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न फ्लोइंग अराउंड यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइडल सोलेनोइड टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द सोलेनोइड। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। और अगर यहाँ पर फ्री स्पेस है तो B नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच आ जाता है, तो वो हमारा ये रिलेशन उसके लिए रहेगी जो हमने अभी निकाली थी, B नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो ये जो है फ्री स्पेस अगर इनसाइड द टोरॉइडल सोलेनोइड है। एसआई यूनिट हम देख ही चुके हैं, एसआई यूनिट इसकी क्या है, एम्पियर टर्न पर मीटर। तो एम्पियर टर्न पर मीटर ये जो हो जाएगी हमारी एसआई यूनिट हो जाएगी। तो हमने एक बार इसको रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट, उतनी मात्रा टू विच स्पेसिमेन इज मैग्नेटाइज्ड, कि किसी भी स्पेसिमेन को कितनी मात्रा में मैग्नेटाइज किया जा सकता है, कब, जब उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाए, तो वो होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये जो है हमारी आई से हम इसको डिनोट करेंगे, आई से, ये भी याद रखना है। और ये होती है हमारी मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड में वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड में वॉल्यूम, यानी कि m बाय v ये होती है। जैसे कि मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और यहाँ पर कोई मटेरियल है। अब मटेरियल को जब हम मैग्नेटाइज करेंगे, अब मैग्नेटाइज करेंगे तो हमें पता है उसके दो पोल बनते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। इन दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस भी हमें पता है, ये 2L होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगी जो हमने m दिखाई है पर यूनिट वॉल्यूम। तो वही तो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि कितनी मात्रा में हम किसी स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, यानी कि मास पर यूनिट जो वॉल्यूम है, तो वो चीज। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया। ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। अब हमें पता है जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, m इंटू 2L के बराबर, यही होगा। और जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है हमारी, वो क्या होगी, जैसे हमने एक बार मैग्नेट लिया था तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 2L था। तो वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू 2L, यही हमारी वॉल्यूम हो जाएगी यहाँ इस केस के अंदर। तो A इंटू 2L आ जाएगी, यहाँ 2L से 2L कैंसिल हो जाएगा, m बाई A आ जाएगा। अब m बाई A का क्या मतलब है, m क्या होता है हमने पहले भी पढ़ा था, मान लीजिए नॉर्थ है साउथ है, m होता है ईच पोल की स्ट्रेंथ, चाहे नॉर्थ की ले लें चाहे साउथ की ले लें। तो m हो गई पोल स्ट्रेंथ, और जो A है ये क्या हो गया यहाँ पर, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी हमने स्पेसिमेन लिया है जिसको हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन निकल कर आती है, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल, ये भी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि इसी से हमने ये फॉर्मूला बनाया। तो ये भी इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, एसआई यूनिट क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर m बाय v है,
यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम है। मैग्नेटिक मोमेंट की जो होती है यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है और जो वॉल्यूम की होती है वो मीटर क्यूब होती है, यही होगी। अब देखिए मीटर क्यूब ऊपर ले जाएं आप, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो m की -3 हो जाएगा, यहाँ 2 है -3 है, यानी कि जो एम्पियर है और m-1 ये आ जाएगा, तो एम्पियर मीटर -1 आ जाएगा। ये किसकी थी यूनिट, ये पहले h की भी थी और ये I की भी आ गई है, तो एम्पियर पर मीटर ये जो है दो की हमारे पास यहाँ पर यूनिट आई, एक तो I की आई और एक h की आई थी, दोनों की सेम है, तो ये ध्यान रखना है कि दोनों की SI यूनिट सेम है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, ये क्या होती है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच डिटरमाइंस हाउ इजिली ए स्पेसिमेन कैन मैग्नेटाइज, कितनी आसानी से किसी स्पेसिमेन को आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं, तो वो ससेप्टिबिलिटी होती है मटेरियल की। इसको आप दूसरी डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड इन द मटेरियल टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ये भी आप उसको लिख सकते हैं। इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को भी आप देखिए, हम इसको साई m से डिनोट करते हैं, तो जो साई m है आप इसको लिख सकते हैं I/H लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाइड ऑन इट, तो ये आप लिख सकते हैं कि कितनी इजीली उसको आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब हमें पता है I की भी यूनिट सेम है, H की भी सेम है, अभी हमने समझा था एम्पियर पर मीटर इसकी है, एम्पियर पर मीटर इसकी है, इसका मतलब जो साई m है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, तो आप कहेंगे नो यूनिट इसके और नो डायमेंशन, नो यूनिट और नो डायमेंशन, तो आप इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, नो यूनिट और नो डायमेंशन। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई, कुछ भी नहीं है इसकी और कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो इस तरह से कुछ जो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है आपको पता होने चाहिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।